हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है जी? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है हेलो। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आ रही है। हम्म। हाँ जी, हाँ जी योगी जी, सर। कैसे हो आप? मेरे बढ़िया सर। काफ़ी दिनों बाद नज़र आए हो। गुड इवनिंग। आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ जी, आपकी दया में जी रहा हूँ। एब्सोल्युटली लॉन्ग टाइम सर। हम्म। अब जलंधर लुधियाना वाले बुलाते नहीं ना। अब हर आदमी वेबिनार पे जाता है ना, इसलिए। ये तो सही है सर, आजकल डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल है। बट फिर भी सर, आपको सुनने का जो मजा है ना, जो सुनना चाहते हैं वो सुन ही लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, हाँ। चलिए सर, शुरू करते हैं, है ना। रिस्पेक्टेड टुडेस गेस्ट स्पीकर सीए दीपक भोलूसरिया जी। सीनियर इन द प्रोफेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, very first good evening to all present. Our today's topic is changes in income tax return forms. And for the same, we have amongst us a renowned speaker, CA Deepak Bholusariya ji. Before starting the seminar, I would like to introduce CA Deepak Bholusariya ji. CA Deepak Bholusariya ji is a highly accomplished and tech-savvy chartered accountant with over 25 years of experience. He is a commerce graduate and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India. He is a partner in DAKSF, known as Daksham and Company LLP, a leading chartered accountant firm with offices in Delhi, Hyderabad, Mumbai, and Noida. He is also known as IT man in North India CA Circle, as he has fully embraced technology in his professional life. He is a regular YouTuber and a life member of all major tax CA association in the country. He is also holder of a lot of certification course from ICAI. He was a member of Taxation Quality Review Board and special invitee for the Tender Monitoring Directorate for 23-24. He has also been elected as member executive committee of Sale Tax Bar Association, one of the largest tax bar of India. He is having a lot of other achievements, and his profile is very lengthy. Now, no more taking time. I would like to seek permission from our today's speaker to directly start the webinar. Now, no more standing between you and the worthy speaker. I request CA Deepak ji to please start and enlighten our members. Sir, over to you. आप या थैंक यू जी। 2 मिनट और ले लूँगा, एक सेकंड में जरा सेटअप कर लूँ थोड़ा सा। एक रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया आपने? ओके। स्क्रीन नज़र आ रही है क्या? नहीं सर, अभी नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, एक सेकंड। तो मैं कुछ पंगा है, अगर मैं स्क्रीन। आपकी आपका भी हाँ जी, हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड, कोई बात नहीं। आपके पास ऑप्शन तो आ गया ना सर, इनेबल है ना आपकी ऑप्शन तो। ये ऑप्शन तो सब कुछ है, बट बस मैं स्क्रीन सेट कर रहा हूँ अपने। हाँ, अब हो गई है स्क्रीन सेट। एक्चुअली दो स्क्रीन चालू करनी पड़ रही है मुझे ना। आगे सर अब आपकी आ रही है। हाँ जी। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सर। स्क्रीन 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 नज़र आ रही है ना? हाँ जी, है सर। ओके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी पार्टिसिपेंट्स को कि प्लीज़ अपनी अपनी वीडियो और ऑडियो दोनों स्विच ऑफ कर दीजिए। सर मैं सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ, आप भी म्यूट तो आप सभी मैं तो जिसमें आप क्लोज एक टू। बार। हम्म। हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया अपने आप को। ओके, शुड आई स्टार्ट? हेलो।
Yes, sir. Yes, sir. should I Please. start? Yes, sir. ओके, पार्टिसिपेंट सेपरेट कर देते हैं और चैट विंडो कहाँ गई? यस, चैट विंडो ये होगी। अच्छा हितेश जी, एक चीज बता दीजिए, पार्टिसिपेंट्स जो हैं क्वेश्चन चैट विंडो के थ्रू रहेगा या क्वेश्चन एंड आंसर विंडो के थ्रू? बिकॉज आई कांट सी। सर चैट विंडो प्लस बाद में क्वेरी सेशन 5, 10, 15 मिनट ओके, जितने मेंबर अच्छा पूछेंगे। क्वेश्चन आंसर, अच्छा क्यू एंड आई विंडो मुझे नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन था। एनीवे, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन विद मी। ओके ओके, एक्चुअली जूम में काफ़ी सारी चेंजेस आ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरे को यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एनीवे, आई थिंक अब परफेक्ट हो गया। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक भोलूसरिया और आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेटेस्ट चेंजेस इन आईटीआर फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एंड एज आई हैव बीन टोल्ड कि जो मोरलेस पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो नॉर्थ इंडिया से रहेंगे। वैसे तो ऑल इंडिया की बात कही गई, बट आई कैन बाय द नेम आई कैन सी मोरलेस आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया इटसेल्फ। सो दैट्स व्हाई आई विल बी गोइंग इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मोड। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, टॉपिक छोटा सा ही है, एंड आई बिलीव अब तक काफ़ी सारे मेंबर्स ने रिटर्न्स भरनी शुरू भी कर दी होंगी, भर भी ली होंगी। काफ़ी सारों का कन्फ्यूजन भी होगा। जसमीत जी से मैं कहूँगा कि प्लीज़ अपने वीडियो स्विच ऑफ कर लीजिए प्लीज़, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूँगा। अब एक काम करते हैं ना सर, एक सेकंड रुकिए। एक तो मैंने ये कर दिया, दूसरा आई थिंक आपने सेटअप सिक्योरिटी में शायद होता है सेटअप। क्या चीज सर, क्या करवाना एक चाहिए? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, बस ठीक है। अब मैंने सेटअप कर दिया, अब कोई वीडियो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है थोड़ी सी, अदरवाइज ठीक आई ठीक डोंट हैव ठीक। एन इशू एज सच। खैर, तो लेटेस्ट चेंज इन आईटीआर फाइलिंग की बात कर रहे हैं, तो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। दिस इज समथिंग अबाउट मी। ओके, so as far as availability is concerned, all utilities are available on the website. हाँ, इवन दो यूटिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन फाइलिंग भी हो रही है, 3CD भी अवेलेबल है, बट हिकअप्स जो जो शुरू शुरू में नए पोर्टल के साथ होते हैं वो वापस आ गए हैं। पिछले साल बहुत आया, जो फाइलिंग थी वो स्मूथ ही रही थी, बट पिछले एक हफ्ते से सभी मेंबर्स जो हैं यही कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट कर रहे हैं कि साइट चल नहीं रही है, चल रही है तो बहुत स्लो है, स्लो है तो कभी कुछ कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट। हमने भी ट्राई करी है रिटर्न्स भरने की, बट जनरली हम लोग रात को ही ट्राई करते हैं, दिन में नहीं ट्राई करते। दिन में सारा फोकस जो है रिटर्न बनाने पे रहता है, और शाम को जो फोकस रहता है वो रिटर्न को अपलोड करने में रहता है। तो और नए नए इश्यूज भी आ रहे हैं लोगों को, जैसे 1-2 दिन से ये एक नया इशू आ रहा है कि 5 जुलाई तक जो पोर्टल है वो एज फार एज रिबेट इज कंसर्न 87A की जो रिबेट है वो 112A 11, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 111A की जो रिबेट, जो सेक्शन में जो आपका टैक्स बनता है वो रिबेट के केस जस्ट अलाउड कर रहा था, अब वो अलाउ नहीं कर, जबकि लॉ कुछ और कह रहा है। तो इस तरह के टीथिंग इश्यूज आ रहे हैं। और एक नया इशू जो कल हमने फेस किया वो ये कि हमारी एक नॉन बिजनेस एसएससी की आईटीआर थी। तो जब हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज जब मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली अपलोड करता हूँ वो क्विकली हो जाती है, राइट। क्या होता है, जब आप सॉफ्टवेयर, कई सॉफ्टवेयर के पास एक सिस्टम है कि रादर देन वो लॉगिन करने के, आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के वो लॉगिन करें, इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव ए सेपरेट बैकएंड थ्रू विच द रिटर्न कैन बी पुश्ड। तो जनरली हमारे लिए वो इजी होता है, कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो फाइल हो जाती है। तो काफी सारे रिटर्न चली गई, लेकिन एक रिटर्न पे बार बार एक एरर आ रहा था कि एरर एरर एरर, एंड एरर वाज इन रिलेशन टू डिविडेंड ओनली। तो अब वो एरर क्या था, वो एरर यूटिलिटी से पता नहीं लग पा रहा था। देन व्हाट वी डिड वाज कि जेसोन अलग से बनाई और उसको अपलोड किया। तो जैसे वो अपलोड किया वहां एक वार्निंग आ गई कि इसमें डिविडेंड इनकम है, तो इट इज सजेस्टेड कि डिविडेंड इनकम पहले आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू लेके जाओ, वहां से फिर आप इसको अदर सोर्सेज में लेके आओ। मैं कहा ये क्या बचकानी हरकत है, यहाँ पे डिविडेंड है, डिविडेंड इज अदर अदर सोर्सेज।
How can a portal decide ki whether that the particular income should be offered under the head income from other sources, or whether the particular income should be offered under the head business? It's up to me. सो वो एक चाइल्डिश सा भी था और एक बचकानी सी हरकत लगी मुझे पोर्टल की, लेकिन वो रिटर्न अल्टीमेटली चली गई. यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यस, पोर्टल्स पे काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं रोजमर्रा के, दो यूटिलिटी एज सच इज अवेलेबल. और अभी तो आप देखिए, आज हम केवल 16 जून पर ही बैठे हैं, और अगर ये हाल अभी है तो 25-30 तारीख के आसपास क्या सिचुएशन होगी, ये तो सिर्फ मैं सोच के ही घबरा जाता हूँ. जैसे मैंने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऑलरेडी 3CA 3CD भी अवेलेबल है, ऑलरेडी अमेंड हो चुकी है, और ये इनफैक्ट अप्रैल से ही अवेलेबल थी. सो मच सो जो आपकी रिटर्न 1 2 3 4 5 6 7 है, ये लेटर पार्ट में आई है. 3CA 3CD उन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया. तो एक ऐसी सिचुएशन भी थी जब मैं 3CD तो तैयार करके बैठा हूं, लेकिन मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज 3CD तो अपलोड हो पा रही थी, रिटर्न रिटर्न की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी. लेकिन आज ऐसा नहीं है. क्लॉज 22 जो 3CD के अंदर है वो भी ऑलरेडी अमेंडेड है, और ये अमेंडमेंट लास्ट 19 मार्च 2024 को आई थी थ्रू ए नोटिफिकेशन. ड्यू डेट्स भी हम सबको पता है. जस्ट टू रिकैप, अभी हम सब 31 जुलाई 2024 के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं. और 31 जुलाई किन के लिए है? इंडिविजुअल HUF AOP BOI जिनकी कोई भी ऑडिट नहीं होनी है. अगर वो ऑडिट केस है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, HUF का हो, AOP का हो, BOI का हो, उन सभी केसेस के अंदर जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 अक्टूबर 2024 रहेगी. ऑब्वियसली एज फार एज 44AB या कोई और रिपोर्ट की अपलोड की बात करें तो उस केस में 1 महीना पहले आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी. सिमिलरली अगर आपका केस TP का केस है तो उस केस में जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग डेट है वो आपकी 30 नवंबर है, राइट. और 31 अक्टूबर तक आपको TP रिपोर्ट फाइल करनी होती है. सिमिलरली अगर आपको रिटर्न बिलेटेड फाइल करनी है या रिटर्न आपने रिवाइज करनी है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2024 तक का ही समय है. उसके बाद आप अपनी कोई भी रिटर्न जो है वो रिवाइज नहीं कर सकते. और 1 जनवरी 2025 लगते ही अपडेटेड रिटर्न का टाइम चालू हो जाएगा. वो आप 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हैं. यानी मोटा मोटा आपके पास 2.5 साल, 2.25 साल के आसपास समय रहेगा. मेजर चेंजेस क्या है इनकम टैक्स रिटर्न में? हमारा टॉपिक भी आज का यही है, चेंजेस क्या है. तो आगे बढ़े उससे पहले हम समझते हैं कि रूल 12 क्या है. रूल 12 में क्या चेंजेस आई हैं. जैसे सेक्शन 139 आपका डील करता है कि किस पर्सन को या किस व्यक्ति को कब कब रिटर्न फाइल करनी है. रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की बात करूं, तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से अबव है तो उस केस में आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है. ऐसा भी हो सकता है आपका कोई फॉरेन में अकाउंट हो, तो उस केस के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इवन इफ आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे हो. मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में जहां पर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ROR का केस है. तो रूल 12 क्या है? अब 139 तो बात करता है कि किस किस को रिटर्न फाइल करनी है, किस किस डेट तक रिटर्न फाइल करनी है, एंड सो फोर्थ, राइट. लेकिन रूल 12 बात करता है प्रोसीजर की. भाई रिटर्न तो आपको फाइल करनी है, लेकिन किस फॉर्म में जाएगी, कैसे जाएगी. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल करोगे, पेपर में फाइल करोगे. इलेक्ट्रॉनिक फाइल करोगे तो उसको वेरीफाई कैसे करोगे? पेपर के थ्रू वेरीफाई करोगे, EVC के थ्रू वेरीफाई करोगे, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई करोगे. तो रूल 12 में एज फार एज कौन कौन से रिटर्न फाइल होगी उसमें कोई चेंज नहीं आया. जो चेंज आया वो सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए आया कि अगर आप एक इंडिविजुअल HUF हो और आपको टैक्स ऑडिट भी करवानी है या ऑडिट भी करवानी है, लेवल फॉर ऑडिट की मोटे तौर पे अगर हम बात करें 31 अक्टूबर वाले केसेस की, तो अभी तक 31 अक्टूबर वाले जो केसेस है उसके अंदर मुझे जो रिटर्न है उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाना मैंडेटरी था. अब डिजिटल सिग्नेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही है. अब आप वो EVC से भी लगा सकते हो. या इसको मैं सिंप्लीफाइड भाषा में ये बोलूं कि इंडिविजुअल और HUF को कोई भी डिजिटल सिग्नेचर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही एज फार एज इनकम टैक्स पोर्टल इज कंसर्न. इनकम टैक्स पोर्टल कंसर्न तो आप अपनी रिटर्न
ईवीसी से वेरीफाई कर सकते हो। आपके टैक्स ऑडिटर ने 3CD अपलोड करी, उसको वेरीफाई करना होता है, वो भी अब आप ईवीसी के थ्रू कर सकते हो। उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर की कोई दरकार नहीं है। नए डिस्क्लोजर्स क्या आए हैं? सबसे पहले तो अगर आपके बैंक में कोई भी एक ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा की होती है, वो 50 लाख से ज्यादा जाने की भी हो सकती है, आने की भी हो सकती है, ये आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि उस केस में आपको लीगल आइडेंटिफायर नंबर लेना होता है। लीगल आइडेंटिफायर नंबर कैसे लेंगे? आप गूगल पर सर्च करें लीगल आइडेंटिफायर एप्लीकेशन, तो आपको बहुत सारी एजेंसीज नजर आ जाएंगी जो सारी की सारी आरबीआई ने ही नॉमिनेट की हुई हैं, राइट। तो वो एनुअल फीस लेते हैं, कोई 3 से 5 हज़ार के आसपास रहती है फीस। कुछ पेपर देने पड़ते हैं आपको, उसके बाद आपको एलईआई नंबर एलोकेट हो जाता है। तो अगर वो एलईआई नंबर आपने लिया है, आप पर एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको वो एलईआई नंबर बैंक में तो देना ही देना होता है, वो एलईआई नंबर आपको अब अपनी रिटर्न में भी देना पड़ेगा। पर ट्रांजेक्शन लिमिट है सर 50 करोड़ की, एग्रीगेट नहीं अंकित जी। आप आरबीआई की साइट पे चले जाइए, सर्कुलर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आरबीआई की साइट पे आपको सर्कुलर मिल जाएगा, एलईआई का पूरा एक एफएक्यू भी है, आपको वो भी नजर आ जाएगा। सॉरी, दूसरा एक नया कॉलम ऐड कर दिया 3, 5 और 6 के अंदर कि आपकी जो ड्यू डेट है उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। तो आई थिंक ये कोई खास प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन यस एलईआई नंबर इंपॉर्टेंट था। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये कि अभी तक तो आप सेक्शन 43 बी आई मीन 43 बी क्लॉज एच के पर्पस के लिए आप अपने वेंडर से उनका एमएसएमई नंबर मांगते थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप खुद भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो। तो अगर आप खुद एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपको भी अपनी रिटर्न के अंदर एमएसएमई का वो जो नंबर है वो देना मैंडेटरी हो गया है, और ये सस्पेंड ईयर 24-25 ऑनवर्ड ही एप्लीकेबल है। अभी तक अगर मान लीजिए मैंने किसी से टैक्स ऑडिट कराई, तो मैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या कैप्चर करता हूँ? सिंपल सिंपल सी इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती थी। आपके ऑडिटर का नाम क्या, फर्म का नाम क्या है, राइट, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, किस डेट को उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है और किस डेट को उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी है, दैट्स इट। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी, लेकिन अब इसमें भी एडिशन हो गई है। अब आपको जो ऑडिटर ने यूडीआईएन जनरेट करा है वो भी देना पड़ेगा, दो इफेक्टिवली इफ यू सी this the number of days within which the UDN needs to be generated has actually been reduced. Legally speaking, any auditor can generate UDN within 60 days, right? Within 60 days of signing. But since the maximum time, I mean the minimum time between date of filing of your tax audit report and date of filing of your income tax return is 30 days. So effectively and practically, it has been reduced to 30 days only. तो आपको वो यूडीएन भी लेना पड़ेगा अपने ऑडिटर से। उसने जो ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की होगी उस पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ होगा, आपको वो नंबर भी उनसे लेना पड़ेगा। यानी दो एडिशनल चीजें अब आपको देनी पड़ेंगी, एक यूडीएन, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, राइट। तो ये आपको देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने टीपी रिपोर्ट ली है तो टीपी रिपोर्ट के केस में यूडीएन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हितेश जी पूछेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर कौन सा है? हितेश जी, जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करते हो तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी, राइट। आज की डेट में इनकम टैक्स में कुछ भी फाइलिंग होती है तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, चाहे आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हो, चाहे आप फॉर्म 3CD फाइल कर रहे हो, चाहे कोई और फॉर्म है आप वो भी आप फाइल कर रहे हो, कोई भी फॉर्म फाइल कर रहे हो आप, उस केस में आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है इनकम टैक्स पोर्टल से, आपको वो नंबर लेके देना है। किसी और मेंबर को एज फार एज एक्नॉलेजमेंट नंबर इज कंसर्न कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन राइट अवे। ओके, सो आई बिलीव इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग, विल एक्नॉलेजमेंट नंबर भी प्रोवाइडेड बाय एसएससी। सर एसएससी क्यों प्रोवाइड करेगा? ये आपके अपने पोर्टल पे मिल जाता है, एसएससी के पोर्टल पे भी अवेलेबल रहता है।
आप अगर देंगे टाइम और हमारे पास टाइम रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे जनरेट होता है, कहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है आपको। तो वो ऑडिटर भी दे सकता है और वो ऑडिटर कॉरस्पॉन्डिंगली एसएससी के डैशबोर्ड पर भी अवेलेबल रहता है। अब सेक्शन 115 बीएसी 1A आ गया, तो अब जो आपकी न्यू स्कीम है वो डिफॉल्ट स्कीम हो गई है। और ऑब्वियसली अगर न्यू स्कीम आपने ऑप्ट करनी है तो दो तरीके हैं। अगर आप बिजनेस एसएससी हो तो जो पाथ है वो डिफरेंट है, अगर आप नॉन बिजनेस एसएससी हो तो जो पाथ है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। अगर आप बिजनेस एसएससी हैं, अगर आप बिजनेस एसएससी हैं तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 10IEA। 10IEA, पहले 10IE था, अब 10IEA हो गया है, तो फॉर्म चेंज हो गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो फॉर्म है ये 31 जुलाई से पहले पहले या जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे पहले पहले ये फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए एज फार एज बिजनेस एसेसीज आर कंसर्न। बिजनेस एसेसीज आर कंसर्न। नॉन बिजनेस एसेसीज के लिए फॉर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उनको अपनी रिटर्न के अंदर ये ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। क्या यूं को ये मतलब भाई डिफॉल्ट आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, तो चूज करना क्या है? चूज करना है आपको ओल्ड स्कीम का। तो अगर आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो आपको चूज करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों ही एक्शन या दोनों में से जो भी एक्शन एप्लीकेबल है वो टाइम से नहीं करते, यानी कि बिजनेस ऐसी हैं आपने फॉर्म नहीं फाइल किया, आप नॉन बिजनेस ऐसी आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी, दोनों ही सूरत के अंदर, दोनों ही सूरत में आपको नई स्कीम ही मिलेगी, पुरानी स्कीम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। पुरानी स्कीम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। आपने पहले क्या किया, यानी कि सन असेसमेंट ईयर 23-24 या उससे पहले कुछ भी कराओ वो इररेलेवेंट है, वो इररेलेवेंट है, पहला। दूसरा, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले कुछ फोन भी आए मेरे पास कि एक एसएससी ने गलती से फॉर्म IEA फाइल कर दिया, अब रिटर्न भरते वक्त उसको लगता है कि नहीं नई स्कीम मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं क्या करूं? तो सर अगर आपने एक बार फॉर्म फाइल कर दिया तो फॉर्म फाइल कर दिया उस असेसमेंट ईयर के लिए, उसको उस असेसमेंट ईयर में विड्रॉ करने का कोई सिस्टम नहीं है। आप अगले साल विड्रॉ कर सकते हो, इस साल नहीं। या फिर आप इस पर लिटिगेशन करो, या फिर आप इस पर लिटिगेशन करो, राइट। ऑलरेडी असेसमेंट ईयर 23-24 तक कई लोगों ने फॉर्म 10IE लेट फाइल करे, तो कोर्ट ने उसके अंदर रिलीफ दिया उन सबको, वो ये कह के कि 10IE इज ओनली अ प्रोसीजरल पार्ट। तो अगर सब्सटेंटिव लॉ में अगर एसएससी एलिजिबल है, विच विच इनफैक्ट कोर्ट के वर्ड्स थे कि इफ ही इज नॉट अदरवाइज इनएलिजिबल, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा। बट आप प्लीज अप्रिशिएट कि ये जो बेनिफिट मिला वो कोर्ट की इंटरवेंशन से ही मिला। आप सोचें कि वो कोर्ट की जजमेंट आ गई है तो अब जब मर्जी मैं फाइल फॉर्म कर लूं, तो सर वो नहीं हो पाएगा, राइट। या जैसे मैंने एक केस बताया कि फॉर्म तो फाइल कर लिया लेकिन मैं अब आप ओल्ड स्कीम लेना आई मीन नई स्कीम लेना चाहता हूं तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो फिर तरीका उस केस में यही होगा कि आपने फॉर्म फाइल कर दिया, अपने रिटर्न के अंदर आप नई स्कीम के हिसाब से फाइल करो, ऑब्वियसली प्रोसेसिंग पुरानी स्कीम के हिसाब से होके आएगी, फिर आप कोर्ट में जाइए, फिर आप हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, फिर वहां से कोई रिलीफ मिलेगी। बेरिंग दैट, बेरिंग दैट आपको जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोर्ट के सामने आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो एक्शन था वो बियॉन्ड रीजन या बियॉन्ड कंट्रोल था एंड सो फोर्थ, आपको अपना केस जस्टिफाई करना पड़ेगा कोर्ट के आगे। और अब इस नई यानी कि नई रिजीम की बात करें, सेक्शन 115 BAC-IA की बात करें, तो ये जो स्कीम है अब, ये AOP, BOI, AGP पहले तक सिर्फ इंडिविजुअल एचओ के लिए अवेलेबल थी, अब इंडिविजुअल एचओ के अलावा भी इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, वो बढ़ा दिया गया है। अब मैंने एक कंपैरिजन शीट बनाई है जिसमें हम ये देख पाएंगे कि ओल्ड स्कीम में क्या है और न्यू स्कीम में क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है और नहीं है। सॉरी, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि
ओल्ड स्कीम के स्लैब्स क्या, न्यू स्कीम के स्लैब क्या। न्यू स्कीम के जो ओल्ड स्कीम के स्लैब है उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, लेकिन जो न्यू स्कीम है उसके स्लैब्स में काफी मेजर चेंजेस हैं और काफी अट्रैक्टिव स्लैब्स हो गए हैं। 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3 लाख। तीन लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3-3 लाख करके आपके कई स्लैब्स बने हुए हैं, राइट। तो अगर आप पुरानी स्कीम देखेंगे तो स्लैब 5%, 20%, 30% के हैं। अगर मैं नई स्कीम देखता हूं तो स्लैब 5-5-5-5 के वक्फे पे 5, 10, 15, 20 और फिर 30 जाके आती है। 25 नहीं है, फिर 30 आता है। तो इसलिए एटलीस्ट जिनकी इनकम लेवल 20 लाख से नीचे नीचे है, 25 लाख से नीचे नीचे है, उन लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है इस वाले नई स्कीम से। और ये कंपैरिजन चार्ट, और ये कंपैरिजन चार्ट है जो बताता है कि नई स्कीम में क्या अवेलेबल है और पुरानी स्कीम में क्या अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो वो नई स्कीम में भी अवेलेबल है और पुरानी स्कीम में भी अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप पुरानी रिजीम में जाएंगे, नई स्कीम की पुरानी रिजीम में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल नहीं थी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को नई स्कीम में भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, तो 50,000 का आपको एक बेनिफिट ये पास ऑन कर दिया। फैमिली पेंशन है, उस पर जो 15,000 रुपए तक की जो डिडक्शन मिलती थी वो भी अवेलेबल रहेगी नई स्कीम में। क्या नहीं मिलेगा? सबसे पहला तो जो सेक्शन 16 के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस और या प्रोफेशनल टैक्स का जो बेनिफिट मिला करता था वो अब खत्म हो गया। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो शायद मेरे को याद नहीं कि किसी को मिलता है अभी आजकल, लेकिन हाँ प्रोफेशनल टैक्स काफी काफी स्टेट्स में लगता है। कर्नाटका में लगता है, तमिलनाडु में लगता है, और भी ऐसी कई स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र में भी लगता है प्रोफेशनल टैक्स। तो ऐसी कई स्टेट्स हैं जहाँ प्रोफेशनल टैक्स लगता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट टू स्टेट। वो 1,500 से 3,000 रुपये तक का भी हो सकता है। तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। HRA नहीं मिलेगा, LTA नहीं मिलेगा। जो सेक्शन 10-14 के अंदर नोटिफाइड अलाउंसेस थे आपके, कन्वेंस अलाउंस था फॉर एग्जांपल, मेडिकल तो काफी समय रिम्बर्समेंट पहले ही बंद हो गई थी, या कोई हिली एरिया अलाउंस है या स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस है, जो सारे के सारे सेक्शन 10-14 में एक मास्टर नोटिफिकेशन है उसमें नोटिफाइड थे, वो सारे के सारे अनअवेलेबल रहेंगे, अनअवेलेबल रहेंगे। सिमिलरली माइनर चाइल्ड की अगर आपकी इनकम क्लब हो रही है, उसका एक 1,500 रुपए का एक बेनिफिट मिलता था, वो भी अब आपको नहीं मिलेगा, वो एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले भी था, अभी भी मिलेगा, राइट। एडिशनल डेप्रिसिएशन, नई स्कीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है। सो मच सो आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, उस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के अंदर, उस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उस ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में लेट्स से एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट भी है। तो वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो कंपोनेंट है वो भी अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। अगर कैरी फॉरवर्ड में नहीं होगा तो फिर उसका क्या होगा? क्या खत्म हो गया? नहीं। असेसमेंट ईयर 24-25 में वो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट है वो वापस आपके ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, वो आपके ब्लॉक में वापस ऐड हो जाएगा। और ये केवल 24-25 में ही बेनिफिट अवेलेबल है, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग चेंज फॉर्म 3CD में भी आ गया है, लेकिन सिर्फ 24-25 में ही ये बेनिफिट अवेलेबल है। 25-26 में अगर आप शिफ्ट करते हैं ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम के अंदर, तो वो जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपके पास पड़ा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और वो हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा उसका। तो अगर आपको डिसीजन लेना है तो 24-25 में ही लेना पड़ेगा उस बात को लेकर। सिमिलरली ये तो हो गया सेक्शन 10 की बात करी मैंने, फिर 32 की बात करी, फिर हम आते हैं चैप्टर 6 में आ जाते हैं। तो चैप्टर 6 के अंदर जो आपको मिलेगा वो कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सिवाय 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCH जो आपका अग्निवीर की कंट्रीब्यूशन का है, एंड फाइनली 80JJAA, यानी कि अगर आप कोई आपकी स्टाफ की स्ट्रेंथ है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसके लिए आपको एक डिडक्शन मिलती है। bearing these three entire
बेरिंग दीज थ्री इंटायर चैप्टर 6 इज नॉट अवेलेबल। लेकिन सेक्शन 10 में जब बात करता हूं तो बेरिंग 4 इंटायर सेक्शन 10 इज अवेलेबल। देखिए दोनों चीजों में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। चैप्टर 6 से कहता है कि कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इन 3 सेक्शंस के। सेक्शन 10 वो कहता है भाई 4 सब क्लॉजेज हैं, 4 क्लॉजेज हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलता रहेगा, बाकी सब मिलता रहेगा। जैसे 10(10)(d) की बात करें, मिलेगा, मिलेगा। एनआरई का इंटरेस्ट है, उस पर एग्जम्पशन है, मिलेगी। सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक है, उस पर एक एग्जम्पशन है, मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा? 4 या 5 चीजें नहीं मिलेंगी। एचआरए नहीं मिला, एलटीए नहीं मिला, सेक्शन 10(14) का जो है आपको जो नोटिफिकेशन के थ्रू अलाउंसेस के ऊपर जो आपको बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा, और एक जो माइनर चाइल्ड है उसका जो 1500 रुपए का है वो नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 10 की बात करें तो 4 आउट हो गए हैं, बाकी सब रह गए हैं। चैप्टर 6 की बात करें तो सब निकल गए हैं, सिर्फ 3 रह गए हैं। तो इसको इस ढंग से समझना पड़ेगा आपको। सेक्शन 10, सेक्शन आई मीन चैप्टर 6 से। अब हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 की, अब जब मैं सेक्शन 24 की बात करूंगा सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हमने कोई लोन लिया फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, फॉर हाउस परचेज, फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, राइट? तो उस पर मैंने कुछ लोन लिया, उसकी डिडक्शन मिलती है मेरे को। एक डिडक्शन मिलती है आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस की, वो ज्यों की त्यों है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो अभी भी मिलेगी, पहले भी मिलती रही, अभी भी मिलेगी। ओल्ड में जाए न्यू में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, वो भी मिलेगी, वो पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलेगी। तो फर्क क्या है? फर्क आया सिर्फ और सिर्फ इन रिलेशन टू आपका जो इंटरेस्ट आप पे करते हो सेक्शन 24 में, उसका जो बेनिफिट मिलता है। अब इसमें प्रॉपर्टी को समझते हैं सर। जब भी मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो 3 तरह से इनकम टैक्स होती है। एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह, एक लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह, एक डीम लेट आउट की तरह। तो लेट आउट और डीम लेट आउट प्रैक्टिकली सेम ही है, प्रैक्टिकली सेम ही है। फर्क सिर्फ यही है कि एटीसीसी डू में 1.5 लाख की लिमिट है। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एटीसीसी डी सबसेक्शन 2 के अंदर लिमिट है, वो कोई 1.5 लाख की नहीं है सर। सर बेसिकली आप देखेंगे जो एनपीएस एम्प्लॉयर जमा कराता है ये उसकी है, ये उसकी है। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है एनपीएस में, उसकी डिडक्शन मिलती है सर। तो एक तरफ वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, दूसरी तरफ वो आपकी इनकम से रिड्यूस हो जाता है। वो 1.5 लाख के अलावा है सर। 1.5 लाख जो आप बात करें वो एटीसीसी, एटीसीसी, एटीसीसीडी, आई आई डी था अगर मैं गलत हूं, या आई बी करके था, तो वो मिला के 1.5 लाख थी। वापस आते हैं सर सेक्शन 24 की तरफ। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट, डीम लेट आउट। तो लेट आउट और डीम लेट आउट एज फार एज टैक्सेबिलिटी इज कंसर्न, both have the same treatment, both have the same treatment. So for the sake of simplicity, let me divide it into 2 part only: self occupied and LOP, let out property, SOP and LOP. SOP के केस में अभी तक आपको 2.5 लाख रुपए, 2 लाख या 2.5 लाख रुपए तक की जो एग्जम्पशन है वो मिला करती थी, या डिडक्शन है वो मिला करती थी। वैसे तो जो डिडक्शन है वो बेसिक जो एग्जम्पशन है वो 30,000 की ही है, बट इन सर्टेन सिचुएशन दिस 30,000 इज इंक्रीज्ड टू 2.5 लाख, वट एवर इट मे बी। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, शायद 2 लाख ही है। तो वहां वो आपको मिलती थी, राइट? कंडीशन ये हो सकती थी कि आपने जो नई प्रॉपर्टी लिया है वो 5 साल के अंदर अंदर आपको बन जानी चाहिए, अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर है। लोन लोन आई मीन जिस डेट को लोन लिया उससे 5 साल के अंदर अंदर वो बन जानी चाहिए। अगर वो नहीं मिलती तो फिर आपको 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको 30,000 का बेनिफिट ही मिलता है। तो जब मैं एसओपी की बात करता हूं, यानी कि उसमें जो रेंटल इनकम है वो हमेशा मेरी 0 रहती है, राइट? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अपने यूज के लिए, अब तो 2 भी अलाउड हो गई है, राइट? लेकिन 2 लाख दोनों को मिला के है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं आपको कि मेरी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख इधर 2 लाख इधर 4 लाख का बेनिफिट दे दो, नहीं, मिला के 2 लाख मिलता है मैक्सिमम। तो अब वो जो एसओपी वाला बेनिफिट है 2 लाख रुपए का, वो विड्रॉ कर लिया न्यू स्कीम में, वो विड्रॉ कर लिया न्यू स्कीम में। यानी कि वो 2 लाख रुपए का तो जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, वो अब नहीं मिलेगा। ये तो हो गया एसओपी। अब आते हैं एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में जो बेनिफिट जैसे मिलते आए वैसे ही मिलेंगे। यानी कि आपके पास रेंट आया,
रेंट में से आपने हाउस टैक्स निकाला, फिर जो बैलेंस बचा उसमें से आपने 30% की डिडक्शन निकाली, फिर जो बैलेंस बचा उसमें से आप इंटरेस्ट लेस करते हो। वो इंटरेस्ट आज भी लेस होगा, लेकिन इंटरेस्ट लेस होने के बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आता है, लॉस आता है, मैं बात हेड की कर रहा हूं, प्रॉपर्टी की नहीं कर रहा। हो सकता है मेरे पास लेट से 2 प्रॉपर्टीज हो, एक प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो पॉजिटिव मेरे पास रेंटल इनकम है। एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो वहां नेगेटिव इंटरेस्ट, आई मीन नेगेटिव रेंटल इनकम है, राइट। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ सिंपलिटी, लेट इधर 3 लाख है, इधर 1 लाख का लॉस है, तो मैं पहले सेट ऑफ करूंगा। सेट ऑफ अभी भी अलाउड है। सेट ऑफ करने के बाद हेड में क्या बचा, हेड में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा। तो अगर प्रॉफिट बचा कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। अगर लॉस आया हेड में, अगर लॉस आया, यानी कि इंट्रा हेड तो सेट ऑफ अलाउड है, इंटर हेड सेट ऑफ अलाउड नहीं है। अगर लॉस आया तो वो लॉस वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, ना तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ना ही वो सेट ऑफ हो सकता है किसी और हेड के अगेंस्ट। जैसे अभी तक आप लॉस को सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ करते थे, वो अब नहीं मिलेगा नई स्कीम में। फिर रिपीट कर देता हूं, एसओपी ऑल बेनिफिट्स हैव बीन विथड्रॉन, एलओपी ऑल द बेनिफिट्स आर देयर एज इट इज, जैसे पहले थे वैसे के वैसे हैं, विद द ओनली एक्सेप्शन इज, विद द ओनली एक्सेप्शन इज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस नहीं हो सकता। अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस नहीं हो सकता, लॉस है तो फिर वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। यानी कि प्रैक्टिकली लॉस है तो वो उसको हम जीरो मानेंगे, लॉस है तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक चीज और भी हो सकता है, हेड में तो पॉजिटिव है, नेगेटिव की तो सिचुएशन हमने रूल आउट करी थी, हेड में पॉजिटिव है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड आ रहा है पिछले सालों से। ऑब्वियसली जो ब्रॉट फॉरवर्ड होगा वो ओल्ड स्कीम का ही होगा, ओल्ड स्कीम का ही होगा। वो तो जो लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड आ रहा है वो अब आप सेट ऑफ कर सकते, वो अभी भी सेट ऑफ कर सकते। इनके अलावा लॉस की अगर मैं बात करूं तो सारे लॉस जैसे पहले अवेलेबल थे वैसे आज भी अवेलेबल हैं नई स्कीम में। ओनली एक्सेप्शन एज फार एज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, सेट ऑफ लॉस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इज वन सेक्शन ओनली, एंड दैट इज सेक्शन 24, दैट इज सेक्शन 24। बाकी जैसे मिलता था वैसे ही मिलेगा। रिबेट, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से नीचे है या उस तक है तो आपको 25,000 रुपये तक का जो है आपको रिबेट मिलेगा, और इनफैक्ट इस बार से आपको मार्जिन रिलीफ भी मिलेगी, मार्जिन रिलीफ भी मिलेगी। सेक्शन 1010D पहले सन 2021 में चेंज आया था यूलिप में। यूलिप में जो लिमिट थी वो ये कि अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी ली हुई है जिसमें प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है सिंगल पॉलिसी का, या 2021 के बाद अगर कोई भी पॉलिसी बनी और सबका मिला के 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो वो सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं, वो सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं वो टैक्सेबल रहेंगी, वो टैक्सेबल रहेंगी। इस पर एक सर्कुलर भी आया था 2021 या 2022 के आसपास, और इनफैक्ट अब जो सेक्शन 1010D चेंज हुआ एज फार एज अदर देन यूलिप पॉलिसीज आर कंसर्न, जहां पे 2.5 लाख से लिमिट बढ़ा के 5 लाख की कर दिए, राइट, 5 लाख की कर दिए। और यहाँ बात कर रहे हैं इंडोमेंट पॉलिसीज की, या जिनमें मनी बैक पॉलिसीज हैं, या जिसमें प्रीमियम रिटर्न पॉलिसीज हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस आर नॉट कवर, टर्म इंश्योरेंस आर प्योर रिस्क इंश्योरेंस, जहां पे मरने पे ही पैसा मिलता है, और मरने के पैसा अगर इस पॉलिसी में भी मिल रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा, यानी कि लीगल ईयर के बाद में जो पैसा आएगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी ऐसी ली जिसपे आपको टैक्स देना पड़ गया, राइट, सिंपल सा बैरोमीटर क्या है, सेक्शन 194 डीए में आपका टीडीएस कट के आ जाएगा, सेक्शन 194 डीए में आपका वो टीडीएस कट के आ जाएगा। उस केस में बैरोमीटर क्या रहेगा, बैरोमीटर ये रहेगा कि आपको वो टैक्स देना है। टैक्स आपको कैपिटल गेन नहीं मिलेगा, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो केवल, या आपको जो टैक्स ऑफर करना है वो अंडर द हेड ओएस करना है, अदर्स करना है। शिवाली जी अभी आपकी क्यूरी पे आता हूं। तो उस केस के अंदर आपने जितने भी प्रीमियम अब तक आपने पे किए हैं वो आपके लेस हो जाएंगे, कि जो बैलेंस अमाउंट है, मान लीजिए प्रीमियम मैंने दिया 5 लाख का, मेरे जेब में आया 10 लाख, तो जो 5 लाख का जो डिफरेंस है उस पर आपको टैक्स देना है। शिफाली जी की क्यूरी लेते हैं। Assessee was getting rent and TDS under section 194 IC. Okay. TDS under section 196 for last 2 years. ठीक है. During year 23-24, redeveloped property was transferred back to assessee.
Okay. Assessee filed ITR in Form 1 during last 2 years and got processed without notice and got refund. Whoever for 24 ITR was filed and got defective returns, TDS deducted under section 194 1C. Can you share his department justified? मेरे हिसाब से तो मैडम नहीं है, क्योंकि 194 IC की बात करूं, बिकॉज सेक्शन जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे को फॉर्म कौन सा भरना है। इनफैक्ट रूल 12 कहीं नहीं कहता कि 194 में, अगर आपको 194 IC में अगर आपका TDS कटा है, अच्छा 194 IC आपने बोला ना मैडम, JD 194 IC JD का तो नहीं है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। TDS आपने काटा है, आपका कटा है 194 IB 194 IC, तो मतलब हो गया कि आपने जो 5% का TDS उसकी बात कर रहे हैं ना आप। 194 सर्च कर लेते हैं, मेरे हिसाब से TDS वही है 194 CDE IC IB IC पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है ना। अच्छा एग्रीमेंट में है, ओके। The person responsible for paying to residents from by way of consideration not being consideration in kind under the agreement any person। अच्छा मैडम आप ये बताइए, समझ गया मैं ये। अब आप ये बताइए कि आपने, आपका कटा है या आपने काटा है? आपने तो काटा होगा ना, तो अगर आपने काटा होगा तो आपकी कोई इनकम ही नहीं है। जब इनकम ही नहीं है आपकी, तो आपका उसका ITR से क्या लेना देना है? ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग हाँ एवरीवन। हाँ हाँ जी बताइए मैम। सर मेरे एसएससी का कटा आपके है, सर का कटा है? क्योंकि जो फ्लैट था जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वो मेरे एसएससी के नाम से था। अभी उन्होंने वो फ्लैट दिया, हैंड ओवर किया द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट टू द बिल्डर। तो वो रेंट कट रहा था 190, मतलब रेंट पे जो हम लोग को मिल रहा था बिल्डर से, उसके ऊपर टीडीएस कट रहा था 194 आईसी के अंडर। ठीक है, तो 2 साल तक मैंने फॉर्म 1 ही फाइल किया, इवन इफ द टीडीएस वाज डिडक्टेड अंडर 194 आईसी, इट गॉट प्रोसेस्ड, रिफंड भी मिल गया। नाउ द रीडेवलपमेंट मतलब हो गया, प्रॉपर्टी वाज हैंडेड बैक टू एसएससी इन February 24। आपने इनकम कौन से हेड में ऑफर करी है? रेंट में ही करी है ना आपने? हाँ हाँ, यस मेरे हिसाब से यस, लीगली, लीगली इफ यू आस्क मी, रूल 12 में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन से सेक्शन में आपका TDS कटा उसके बेसिस पे होगा। करेक्ट। अगर मैंने वो इनकम रेंट में ऑफर करी है, और ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल होगा तो फिर आप 1 से आउट हो जाएंगी। फिर आप, फिर आपको 2 में जाना पड़ेगा। आई बिलीव आपका केस 1 प्रॉपर्टी का ही है, 2 प्रॉपर्टी का नहीं है। नहीं, 1 प्रॉपर्टी ही है। हाँ तो मेरे हिसाब से डिफेक्टिव नहीं बनती रिटर्न। मेरे हिसाब से वो जो रिटर्न है वो ITR 1 में ही है। अब देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको फाइट कर लीजिए कि रिटर्न हाँ डिफेक्टिव नहीं बनती, तो आप कहाँ तक जाना चाहती हैं वो आप सोच लीजिए। अदरवाइज प्रैक्टिकल आंसर ये है कि ITR 2 में फाइल कर लीजिए उसको आप। अगेन हाँ, इट्स नॉट ए लीगल आंसर, इट्स ए प्रैक्टिकल एडवाइस। आई नो सर, आई नो। अच्छा, लास्ट वन थिंग, अभी मुझे वो मैडम 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 प्लीज, बाकियों का फिर आपको एक क्यूरी मैंने अलाउ कर दी, बीच में अलाउ कर दी, पर लेट्स रिजर्व योर क्यूरीज फॉर द क्यूरी आंसर सेशन, राइट? सर ये सेशन कितना लॉन्ग चलेगा? मैडम अभी मेरे को अभी 15-20 मिनट तो अभी कम से कम और लगेंगे बोलने में, उसके बाद आपका मैं क्यूरी ले पाऊंगा, राइट? ओके ओके, फाइन, ओके नॉट एन इश्यू थैंक सर, थैंक यू सो मच। ओके सो शेड्यूल OS की बात करें तो विनिंग, अगर विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग है तो अलग से शेड्यूल ऐड हो गया उसके अंदर। भाई हुआ यूं कि फाइनेंस एक्ट 2023 ने एक अमेंडमेंट करी कि अगर विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग है, पहले विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग वाज टैक्स एट ए नॉर्मल रेट ओनली, राइट? कोई स्पेसिफिक रेट नहीं था उसका, बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग कोई चांस से आप नहीं जीतते हो आप, देर इज ए स्किल इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ गेमिंग, राइट? लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इस पे भी हम टैक्स 30% के हिसाब से लगाएंगे, जैसे वर्चुअल एसेट्स पे लगाया उन्होंने। अब उनका नंबर जो है ऑनलाइन गेमिंग पे आया, और गेमिंग तो वैसे भी पिछले साल काफ़ी चर्चा में रही है कई कारणों से। GST के कारण रही, इलेक्शन के कारण रही, बॉन्ड्स के कारण रही, और अब टैक्स के कारण भी है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम में भी चेंज आया।
सबसे पहला चेंज तो ये आया कि जो 44 एडी की आपकी लिमिट है वो 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गई है, लेकिन विद अ राइडर, कैविएट्स है इसके अंदर। तो कैविएट क्या है वो ये, अच्छा वो जो कैविएट है वो केवल एडिशनल 1 करोड़ के लिए नहीं है, इट इज फॉर द एंटायर अमाउंट। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी टर्नओवर 2.5 करोड़ की है, अगर आपको ये देखना है कि पहली बात तो 44 एडी एलिजिबल हो या नहीं हो, लेना ना लेना बात की बात है, प्लीज अप्रिशिएट 44 एडी इज ऑप्शनल, दो 44 एडी इज नॉट ऑप्शनल। 44 एडी तो आपको या तो लेना है और नहीं लेना तो फिर ऑडिट करानी पड़ेगी। 44 एडी डिफरेंट है थोड़ा। तो 44 एडी में लेट से आप एक एलिजिबल बिजनेस में है, एलिजिबल एसएससी हैं और आपकी टर्नओवर 2.5 करोड़ की है, तो आपको ये देखना है कि भैया मेरे को 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका तरीका ये है, आप ये देखें कि आपकी जो सेल हुई थी, सेल के रिलेशन के अंदर, ये सेल नहीं बोलूंगा वर्ड, आई एम सॉरी, अगर इन रिलेशन टू सेल ड्यूरिंग द ईयर कोई रिसीट आई है, अगर वो टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश है, लेट से टर्नओवर तो आपने 2.5 करोड़ करी, लेकिन जरूरी तो नहीं है 2.5 का 2.5 मेरे को इस साल में आ गया हो सकता है जो मेरे पास इस साल में पैसा है वो पिछले साल की टर्नओवर के अगेंस्ट भी हो, पिछले साल के मेरे डेटर्स खड़े हैं उसके अगेंस्ट हो, इस साल की सेल के अगेंस्ट भी हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो पैसा आया वो इन रिलेशन टू ग्रॉस रिसीट होना चाहिए, इन रिलेशन टू सेल होना चाहिए, इन रिलेशन टू टर्नओवर होना चाहिए। Whereas if I look at section 44AB क्लॉज ए, प्रोवाइजो टू क्लॉज ए, वहां जो डेफिनेशन है रिसीट की और पेमेंट की वो डिफरेंट है। वहां जो रिसीट है वो ऑल काइंड ऑफ रिसीट है, यहां ऑल काइंड ऑफ रिसीट नहीं है। इट इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द रिसीट इन रिलेशन टू योर टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट इन रिलेशन टू टर्नओवर अगेन, राइट। तो आपके पास जो पैसा आया उसमें अगर 5% से ज्यादा है तो आपको वो 3 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब 44 एडी आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो आउट ऑफ इट एंड देन यू हैव टू सी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अदरवाइज यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर 44 एडी। लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेना ना लेना आपके ऊपर है। सिमिलरली 44 एडीए में भी उन्होंने चेंज कर दिया, और 44 एडी में भी चेंज कर दिया और 50 लाख से लिमिट 75 लाख कर दी, यानी कि दोनों ही केसेस में 50% बढ़ गई। और दोनों ही केस में जो क्राइटेरिया है, जो कैविएट है वो सेम है, यानी कि 5% or more of total turnover or gross receipt should not be the case. Only then you are eligible for the higher limits. अब मैं एक सवाल पूछता हूं आप सबसे, आप ये बताइए क्या एक एसएससी 44 एडी और 44 एडीए दोनों ले सकता है एट द सेम टाइम? इट्स एन ओपन क्वेश्चन, प्लीज चैट विंडो में डालिएगा। हितेश said only one should be allowed. सर आपने वर्ड शुड भी करा, आपने वर्ड शुड भी करा। अंकित जी ने कहा यस, सुरेश जी ने कहा इफ इज डूइंग बोथ ट्रेडिंग एंड प्रोफेशन। सर ऑब्वियसली मैं जब बात कर रहा हूं बात उसी सिचुएशन की कर रहा हूं जहां पे मैं बिजनेस भी कर रहा हूं और मैं प्रोफेशन भी कर रहा हूं, ओनली देन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मेरे पास सिर्फ 3 आंसर्स आए हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट तो हमारे पास काफी सारे हैं आज की डेट में। तकरीबन हमारे पास 23-24 पार्टिसिपेंट तो हैं, 25 टोटल में अगर मैं अपने आप को भी गिन लूँ, हितेश जी को भी गिन लूँ और हितेश जी 3 भी गिन लूँ, तो 3 और 1 4 21 22 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। 22 में से केवल 3 ने ही आंसर किया अभी तक। हितेश जी ने कहा वन शुड बी अलाउड, ओनली वन शुड बी अलाउड। सुरेश जी ने कहा बोथ, अंकित जी ने कहा यस, यानी कि वो भी बोथ के फेवर में है। तो हितेश जी आप ही बताइए, अनम्यूट तो आप ऑलरेडी हो, आपके हिसाब से एक ही क्यों अलाउ होगा? राहुल जी ने कहा यस अलाउड। हितेश जी थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। हाँ जी सर,
जी 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 जब मैंने रिप्लाई डाल दिया ना, उसके बाद वो दोनों वाली प्रोविजन बिल्कुल ठीक है, आपकी बात करें दोनों में कर रहा है, देन दोनों अलाउ होने चाहिए। सर, लेट मी टेल यू, ऑल फोर ऑफ यू, द आंसर इज इनकरेक्ट। आंसर इज इनकरेक्ट, मिलेगा ही नहीं। वाई सर? आता हूं सर। आप मेरे कहने पे सर एक बार 44 AD सबसेक्शन 6 खोल लीजिए, सभी के सभी, सभी के पास एक्ट होगा, आसपास होगा। 44 AD सबसेक्शन 6 खोल लीजिए, मैं पढ़ भी देता हूं, मैं पढ़ देता हूं आपको सर, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि क्यों मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा। 44 AD सबसेक्शन 6 क्लॉज आई, क्लॉज आई क्या कहता सर? हितेश जी क्या कहता है, आप प्लीज पढ़ के बताएंगे। The provision of this section, notwithstanding anything contained in the following provision, shall not apply to, shall not apply to, shall not apply to, shall not apply to a person carrying on profession as referred to in subsection 1 of section 44 AA। यही है ना सर हितेश जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। बिल्कुल यही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति 44 AA में जो प्रोफेशन प्रिस्क्राइब्ड है उसमें इंगेज है, उनको 44 AD नहीं मिलेगा, right? Let's read 44 ADA. Now let's read 44 ADA. Notwithstanding anything contained in section so and so, in case of an necessity so and so, and is engaged in a profession referred to in subsection 1 of section 44 AA। सर दोनों ही सेक्शन किसको रेफर कर रहे हैं? 44 डबल है सर। 44 AA सबसेक्शन 1, यानी 44 ADA किसको मिलेगा? उनको जो 44 AA 1 में प्रोफेशन में है। ठीक है जी। और 44 AD किसको नहीं मिलेगा? जो 44 AA 1 में है। ओके। यानी कि दोनों नहीं मिलेंगे, यानी कि दोनों नहीं मिलेंगे। तो ये एक ओके। मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है सबके माइंड के अंदर कि दोनों मिलेंगे। पहली बात तो 44 ADA मिलता ही स्पेसिफाइड प्रोफेशन को है, पहला मिथ तो ये कि सबको मिलता है, नहीं, सभी प्रोफेशंस को 44 ADA नहीं मिलता। इट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर है। सर अंकित जी ने को डाला है, अंकित सिंघल जी, चैट बॉक्स में। बट इट इज फॉर प्रोफेशनल बिजनेस। सर प्रोफेशनल, सर देखिए, बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है। आई कैन रन माई बिजनेस एज ए प्रोफेशन, बट प्रोफेशन इज नॉट अ बिजनेस। प्रोफेशन इज नॉट अ बिजनेस। इफ सो इज द केस, फिर 44 AB के अंदर 44 AA का क्यों रेफरेंस नहीं है? बिकॉज सेक्शन 44 AB कवर्स ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशंस। सर आप 44 AA सबसेक्शन 2 में भी जाइए, वहां पे भी प्रोफेशन वर्ड है। यानी कि आपके प्रोफेशन दो तरह के हो सकते हैं, एक स्पेसिफाइड, एक नॉन स्पेसिफाइड। एक स्पेसिफाइड, एक नॉन स्पेसिफाइड। पहली बात तो ADA केवल प्रोफेशन को मिलता है और वो भी स्पेसिफाइड को मिलता है, वो भी स्पेसिफाइड को मिलता है। दूसरी बात, 44 AD सिर्फ बिजनेस को मिलता है, प्रोफेशन को नहीं मिलता। तो आप प्रोफेशन में हैं, स्पेसिफाइड नहीं भी है, सर 44 AD नहीं मिलेगा आपको। इट इज ओनली फॉर बिजनेस, इट इज ओनली फॉर बिजनेस, एंड हेंस 44 AD एंड ADA बोथ आर नॉट अवेलेबल एट द सेम टाइम। एग्जांपल ले लेता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में भी है, बिजनेस में भी है। पूछोगे बिजनेस में कैसे हो सकता है? हो सकता है। इंस्टीट्यूट ने आज की डेट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी सीट नोट कवर्ड बाय 44 ADA, ये मैंने कब कहा है अंकज जी? ये मैंने कब कहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो 44 ADA में है, 44 AA में है। इट इज अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। प्लीज प्लीज लिसन टू माय एग्जांपल। सर सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में वर्ड है अकाउंटेंसी प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है, अकाउंटेंसी वर्ड है। यस यू आर राइट, अकाउंटेंसी वर्ड है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्राइमरी बिजनेस क्या है? प्राइमरी प्राइमरी उसका नेचर ऑफ प्रोफेशन क्या है? इट इज अकाउंटेंसी ओनली। बट अगर आप कल को कहो कि नहीं सर, इवन दो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बट माय प्राइमरी प्रोफेशन इज नॉट अकाउंटेंसी, देन सर यू आर नॉट आल्सो अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, लेट मी टेल यू। then you are also not a specified professional. It has to be accountancy only.
अकाउंटेंसी में चार्ट अकाउंटेंट भी आएंगे, अकाउंटेंसी में आपका कॉस्ट अकाउंटेंट भी आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल चार्ट अकाउंटेंट नहीं आएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट भी आएगा, दैट दे आर आल्सो एंगेज इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी। सर अकाउंटेंसी भी ध्यान देना आपने, वो कॉन्स्टेंट अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटेंसी भी हो सकती है, अकाउंटेंसी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी भी हो सकती है, राइट। तो चार्ट अकाउंटेंट का एग्जांपल लेते हैं। चार्ट अकाउंटेंसी का प्रोफेशन कर रहा है, साथ साथ बिजनेस कर रहा है F&O का, जो इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया हुआ आज की डेट के अंदर, लेकिन सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। तो सर मैं इस पर तो 44 एडीए ले सकता हूँ प्रोफेशन पे, इस पर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, यानी एडी नहीं मिलेगा इस पे, मेरे को ना एडी मिलेगा ना एडीए मिलेगा। इसके लिए फिर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के ही फाइल करना पड़ेगा। अब उल्टा केस ले लेते हैं। अब एक आईपी का केस लेता हूँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है बिल्कुल है, कोई शक ही नहीं है। क्या है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन है? नो। कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है? यस, ऑलरेडी स्पेसिफाइड। आप देखिए, ध्यान से देखिए, सीए, सीडब्ल्यूए एंड कंपनी सेक्रेटरी तीनों कवर्ड है प्रैक्टिकली। सीडब्ल्यूए अकाउंटेंसी के थ्रू आ गया, कॉस्ट चार्ट अकाउंटेंट अकाउंटेंसी के थ्रू आ गया, और कंपनी सेक्रेटरी को अलग से नोटिफाई कर रखा है, राइट। आईपी को नहीं किया अभी तक। देखिए लास्ट नोटिफिकेशन बहुत साल पहले आया था, उसके बाद बहुत सारे नए प्रोफेशन आ गए हैं। एक्चुअली नहीं है सर, एक्चुअली नहीं है, आईपी नहीं है आज की डेट के अंदर। दो those profession needs to be notified as well, but the law which stand today is like this only. आईपी सर प्रोफेशन में है, प्रोफेशन भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है। सर इस बिजनेस में तो 44 एडी ले सकता है, इस प्रोफेशन में ना तो एडीए मिलेगा ना एडी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सर। आई नो शायद एक बार मेरी जो मैंने भी बात करी उसके साथ सिंक होने में थोड़ा टाइम लगे, बात को डाइजेस्ट होने में, या बात को स्टेबल होने में टाइम लगेगा एक बार आपकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने क्वेश्चन रेज किया इस पे आंसर आप ही ने ऐसा दिया। 99.99% केसेस में आंसर जो है मुझे यही मिला है कि दोनों मिलेंगे, बट मैंने but you see when you read the law say something else, law says something else. Anyway, अब अकॉर्डिंगली क्योंकि लिमिट हमारी चेंज हो गई है, 3 करोड़ की हो गई, अकॉर्डिंगली फॉर्म में भी उन्होंने उस हिसाब से चेंज कर दिया। अगर आप देखेंगे 3 आ गए इसमें, ए बी सी। एग्जम्पशन के केसेस में भी चेंजेस आ गई हैं। पहला तो जो लॉ की बात करते हैं, अब अगर आप 54 या 54F के पर्पस के लिए आप कोई भी नई प्रॉपर्टी, नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 करोड़ ही मानी जाएगी। अगर आपने 15 करोड़ लिया है तो भी 10 करोड़, 20 करोड़ लिया है तो भी 10 करोड़, 5 करोड़ लिया तो 5 करोड़ ही रहेगा, 5 करोड़ ही रहेगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे धीरे करके जो मेजर एग्जम्पशन है वो सारी की सारी रिमूव हो रही हैं, या कम हो रही हैं, या रिस्ट्रिक्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ईपीएफ के अंदर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर, तो 10 लाख के बियॉन्ड इन एग्रीगेट अगर कर रहा है, इवन दो इट इज पर से एग्जाम्प्ट, जैसे अगर ईपीएफ की बात करें तो 10% जो रेट ऑफ अगर 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो अभी तक सारा का सारा एग्जाम्प्ट था। अब उन्होंने कहा भाई साहब जो 10% से बियॉन्ड है वो तो पहले ही हमने टैक्स लगा दिया। अब विदिन जो 10 करोड़, विदिन जो 10 लाख है, सॉरी 10 करोड़ बोल गया गलती से वर्ड, 10 लाख, तो विदिन 10 लाख के अंदर भी, आई मीन सॉरी, बियॉन्ड जो 10% है वो तो हम टैक्स करेंगे। विदिन 10% भी अगर वो अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट है उस पर भी टैक्स लगेगा। अब वो भी एग्जम्पशन के दायरे से बाहर होगी। सो मच सो आप ईपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉयर बहुत की बात करें, वो भी अगर 2.5 लाख से ज्यादा आपने उसमें डाला है तो बियॉन्ड 2.5 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी टैक्स लगेगा। इनफैक्ट आपके बहुत सारे केसेस के अंदर इस साल भी और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा एआईएस में ईपीएफओ का इंटरेस्ट के नाम से भी एंट्री आ रही होगी, वो एंट्री वही है। तो 54F में ये चेंज आ गया। सिमिलरली 48-45 में चेंज आया। हाँ ये मेजर चेंज है। मेजर चेंज ये है कि आपको अगर आपने कैपिटल अकाउंट स्कीम में पैसा लगाया है तो आपको डेट ऑफ डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा, और अब आईएफएससी कोड भी देना पड़ेगा जहां पे आपने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है। चैप्टर 6 से में पर से मेजर जो क्रक्स में अगर मैं समझाना चाहूँ वो यही कि रादर देन सिंपली राइटिंग की एटीसी में कितना डिडक्शन मिलेगा, एटीडी में कितना मिलेगा, एटीडीडी में कितना मिलेगा, एटीडीडीबी में कितना मिलेगा, सो एंड सो फोर्थ,
अब आपको अलग अलग शेड्यूल्स में इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पेमेंट। अग्निवीर के लिए अलग से शेड्यूल आ गया, राइट, 80U के लिए अलग से शेड्यूल आ गया, फिर 80DD का पहले शेड्यूल था, एंड सॉरी इसमें भी नया शेड्यूल आया है। शेड्यूल इसका पहले था, लेकिन एक नहीं, इसका नहीं, 80DDB का शायद है, इसका था 80IAC में शेड्यूल पहले भी था, लेकिन अब एडिशनल डिटेल मांगने लग गए। से फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, स्टार्टअप का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो आपने इंटर मिनिस्ट्री बोर्ड से जो सर्टिफिकेट लिया होगा, बिकॉज तभी तो आपको 80IAC मिलता है। जस्ट बिकॉज आप स्टार्टअप रजिस्टर हो गए तो 80IAC नहीं मिलता। 80IAC लेने के लिए आपको इंटर मिनिस्ट्री बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसका नंबर क्या है, पहला असेसमेंट ईयर कौन सा था जब आपने डिडक्शन क्लेम करी, राइट, एंड सो फोर्थ। ऐसे ही IFSC यूनिट, ये बेसिकली गिफ्ट सिटी के लिए है। तो अगर किसी ने गिफ्ट सिटी के अंदर अगर यूनिट बनाया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन सेपरेट होती है IFSC के पास जो है। तो क्या, किस तरह की एंटिटी हैं आप, क्या इनकम है, किस अथॉरिटी ने आपको आपको वो सैंक्शन किया है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैप्चर करनी पड़ेगी। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग से आ गया। एंड लास्टली 43B, अब ये मतलब रिटर्न में इसका कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लॉ के लिए था। अब क्योंकि टाइम नहीं है तो इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो स्ट्रेट वे अब मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर। अब नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, सो नाउ यू कैन रेज योर क्यूरीज। आप अपना अपना हाथ खड़ा कर लीजिएगा थ्रू द पार्टिसिपेंट विंडो एंड आई विल अलाउ यू। सर ने बोला 111 112 के का ले लीजिए 87 सर समझ में नहीं आया अंकित जी, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर कीजिए सर। जो वो जो कंप्यूटेक्स ने दिक्कत दे रहा है ना, जो 87 सर देखिए कंप्यूटेक्स में मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको लॉ पढ़ देता हूँ क्या है। जी जी जी। ठीक है जी, लेट्स रीड 111A पढ़ लेते हैं सर। 111A का ही है ना सर? जी सर, जी सर। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं सर। Where the total income of the assessee include any income chargeable under capital gain from the transfer of short-term capital asset being an equity share in a company so and so any transaction of sale of such, उसके पहले बोला कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी, उसके बाद लिखा the tax payable by the assessee on the total income shall be aggregate of the amount of income tax calculated on such short-term capital gain at the rate of 15%, the amount of income tax payable on the balance amount of total income as if such balance were the total income of the assessee, provided that in the case of an individual or an HUF being a resident where the total income as reduced by the short term capital gain is below the, यानी कि बेसिकली जो थ्रेशोल्ड लिमिट का जो बेनिफिट है वो आपको देने की बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। Provided further that nothing contained in clause B shall apply to a transaction undertaking recognized stock exchange in IFSC where the consideration for transaction paid or payable in foreign currency, right? ऐसे where the gross total income of assessee includes so and so chapter section shall be allowed from the gross total income as reduced by such capital gain, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो मेरे हिसाब से 87A लीगली स्पीकिंग 112A में आपका कवर है सर। IT प्रोफेशनल कवर्ड अंडर 44ADA 44ADA सर 44ADA में आएगा, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से सर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है लिस्ट। तो सर ये 5 जुलाई के बाद क्या हुआ सर, ये मैं नहीं कमेंट कर सकता बिकॉज लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये किसके दिमाग की उपज है, किसने इसको इंटरप्रेट किया, आई डोंट नो। 111A सर मैंने आपके सामने पढ़ दिया है पूरा का पूरा, इसमें कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 112A भी मैं पढ़ देता हूं। हाँ, where the total income of an assessee includes any chapter 112A subsection 6 पढ़ते हैं। Where the total income of an assessee includes any long-term capital gain referred to in subsection 1, the rebate under section 87 shall be allowed from the income tax on the total income as reduced by the total, यानी कि 112A के केस में आपको 87A नहीं मिलेगा, लेकिन 111A में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो as far as change is concerned in relation to 112A, it is correct. But as in relation to 111A, it is incorrect. I believe I have answered your query, sir.
शिफाली जी का है। लेट्स शिफाली जी, आप अपना क्वेश्चन बोलिए प्लीज। या सर, सो सर मेरा जो कंटिन्यूइंग विद माय अर्लियर क्वेरी ओनली कि मेरा अभी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है, दे हैव आस्क्ड मी टू फाइल और रिवाइज्ड रिटर्न। सो हम लोग जहाँ इंफॉर्मेशन देते हैं ना कि रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सो एंड सो सेक्शन, तो वहां पे फिर मुझे कौन सा रिवाइज 139 रिटर्न मान का? ही रहेगा जी। 139.9 सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, 139.9 में जाना पड़ेगा यस मुझे। यस, 139.9 एंड में फिर जाना वो पड़ेगा। जो नंबर्स पूछते हैं वो नंबर दे वो सब देना आपको है, देने एक्नॉलेजमेंट पड़ेंगे, नंबर। क्योंकि अभी क्योंकि आपको नोटिस 139.9 में आया है, तो अब हाँ। आप जो रिटर्न अपलोड कर रहे हो वो 139.9 में कर रहे हो, इसलिए 139.9 लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, और रिटर्न फाइल करके मतलब फिर अपलोड करना पड़ेगा ना वापस वो ऑब्वियसली, जो, ऑब्वियसली। मतलब आपको पहले वहां पे जहाँ आपको पहले इलीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उधर जाके? जी, आपको ई प्रोसीडिंग में जाएंगे, वहां आपको आपको नोटिस मिलेगा। आपको वहां पे क्लिक करिए, वहां पे आपको वहां पे जो है एग्री करना पड़ेगा। और एग्री करके फिर आप उसके साथ देखिए, दो ऑप्शन है, या तो डिसएग्री कर दीजिए और उसके पीछे लड़ लीजिए आप, राइट। हाँ होना कुछ नहीं है उसके अंदर, होना कुछ नहीं है उसके अंदर। हाँ हाँ। खामखा में वो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। तरीका करेक्ट। ये है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और आपने जो एक्सएमएल द्वारा प्रिपेयर करी है उस एक्सएमएल को उसमें अपलोड कर दीजिए, दैट्स इट। आपका तो सर काम खत्म। नॉर्मल नॉर्मल कोर्स में जो रिटर्न अपना प्रोसेस होता है ना, मतलब वो दिखाता है रिफंड ड्यू वगैरह लास्ट तक, तो वैसा अभी ये 139.9 में जब भी मैं फाइल अभी नहीं करूंगी होगा ना तो? मैडम। अभी क्या, उसने जब प्रोसेसिंग के लिए रिटर्न उठाई, उसको लगा ये रिटर्न में गलती है, तो उसने आपको नोटिस भेज दिया कि डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव करेक्ट। रिटर्न का, राइट। अब आप कहते हो जी हाँ मानता हूँ कि डिफेक्टिव है, तो आपने हाँ, नई रिटर्न लगा दी। फिर वो नई रिटर्न को रीप्रोसेस करेगा। तो वो कहाँ से, मतलब ये पोर्टल करेगा कि वो ऑफिसर फिर करेगा उसके एंड से? नहीं नहीं, पोर्टल करेगा जी। पोर्टल करके देगा, क्योंकि हाँ हाँ वो बिल्कुल। नोटिस वो एक है ना चैट में पॉपअप थ्रो करता है कि देयर इज अ डिफरेंट पाथ टू प्रोसेस रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर कहाँ सो पे एंड सो पॉपअप करता सेक्शन। है? आप किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये मैडम नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे अपना मैडम, मैं सॉफ्टवेयर पे कमेंट सॉफ्टवेयर। नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मैं आपको सिर्फ पोर्टल का बता सकता हूँ। पोर्टल पोर्टल का ही क्या? बात कर रही हूँ सर, पोर्टल का ही बात कर रही हूँ। क्या? जब भी मैं वेरीफाई करने जाती हूँ ना रिटर्न, ई वैलिड वेरीफाई और ई हम्म वैलिडेट के लिए, हम्म तो वो है हम्म। ना नहीं करने देता है और पॉपअप करता है कि देर इज अ डिफरेंट पाथ फॉर रिटर्न्स फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर ब्ला 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 सेक्शन। तो उसमें एक सेक्शन 139.9 है, तो वो मेरा है ना आगे वेरीफाई और वैलिडेट करने नहीं देता है मुझे उधर मेरे को से। आप स्क्रीन देख के दिखाइएगा, अलग से आप मेरे से कॉल कर लीजिएगा, स्क्रीन दिखा दीजिएगा। आई विल गाइड यू। सर आपका कोई कांटेक्ट डिटेल्स मेरे पास नाइन एट नहीं वन है। जीरो एक मिनट में लिख लेती हूँ सर, चैट पे लिखेंगे आप, मैं कि लिख लूँ? एक मैं मिनट। बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 9810 डाल भी देता हूँ, एक चैट पे भी मिनट, डाल देता हूँ। मैं डालती हूँ 9810। डाल दिया मैंने। अच्छा, डाल दिया, ओके सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा ठीक है। क्वेश्चन ये था कि जो 7 लाख की इनकम कैलकुलेट करेंगे हम, तो हम्म। जब 112 ए का बेनिफिट नहीं है 87 ए में, तो देन सॉरी। 87 ए का बेनिफिट नहीं है, वन हम्म। उसका 112 ए का, तो 112 ए की इनकम भी काउंट नहीं होनी चाहिए 7 लाख की कैलकुलेशन में? क्यों नहीं होएगी सर? जब बेनिफिट नहीं दे रहे तो वो भी नहीं होनी ऐसा नहीं है सर, चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और केस बताता हूँ, चलिए। हाँ आपको मालूम होगा कि एक 112 ए में है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो बियॉन्ड 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकलता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेट्स से मेरे पास नॉर्मल इनकम है 6 लाख रुपए की, जी 1.5 लाख रुपए की मेरी 112 वाली इनकम है। जी। टोटल इनकम मेरी 7 लाख है, 6.5 लाख है या 7.5 लाख है? नहीं 7.5 लाख है, पर ठीक तो है वो 7.5 लाख है तो सर आपको कोई 87 ए नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। लॉ ऐसे ही है सर, लॉ ऐसे ही है सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर लॉ में देखिए इक्विटी नहीं होती, लॉ में आपको लग रहा है गलत है लॉ, तो आप हाई कोर्ट में चले जाइए, फाइल कर दीजिए पिटीशन। सही बात। लॉ ऐसे ही है सर। राहुल गुप्ता सर जी का सर, राहुल जी, इफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट इज विड्रॉन, इट विल बी टैक्स एज एलटीसीजी और एसटीसीजी। सर राहुल जी, इसका आंसर आपको 54 या 54F में ही मिल जाएगा सर। मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसी में लिख रखा है कि जिस साल में वो पैसा विड्रॉ करते हो वो उसी साल की ही इनकम में ऐड हो जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसका आंसर तो 54F में ही दे रखा है सर। आप समझे 54 आपने लिया क्यों था? 54 तभी तो लिया जब लॉन्ग टर्म था। शॉर्ट टर्म में तो 54 मिलता ही नहीं है, तो 54 में ही ये बात लिख रखी है। जी, हेलो हेलो सर। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं राहुल बोल रहा सर। हाँ राहुल जी बोलिए। तो सर मैं क्या हूँ, तो उसी जैसे कि मेरा फाइनेंशियल 21-22 का था, अनयूटिलाइज रह गया, मैं विड्रॉल कर लिया, तो मैं 21-22 की रिटर्न रिवाइज करूंगा नहीं 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 या? नहीं सर, देखिए फिर राहुल जी देखिए, मैं सॉरी ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है,
बट क्या है कि हम लोग ना सभी लॉ नहीं पढ़ते पहले। मैं आपको बार बार सजेस्ट करूं, लेट मी रीड द लॉ इटसेल्फ सर, देन यू टेल मी कि कहाँ कहाँ ये रिपोर्ट होनी चाहिए। आंसर 54 में ही दे रखा है सर। ओके सर। Second last proviso, provided that if amount deposited under this subsection is not utilized wholly or partly for the purchase or construction of the new asset within the period specified in that subsection, then please ध्यान से सुनिएगा, the amount not so utilized shall be charged under section 45 as the income of the previous year in which the period of 3 years from the date of transfer of the original asset expires। अब आप बताइए सर कौन से साल में जाएगी? हाँ, जिस साल विड्रॉल करते हैं उस साल जाएगी। सॉरी, हाँ, जिस साल विड्रॉल करते हैं उस साल टैक्स होगा। सर लॉ में ही लिखा हुआ है, लॉ बड़ा क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं, कोई एम्बिग्यूटी ही नहीं है लॉ के अंदर। और इंटरेस्टिंगली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 साल की बात करता है, लेकिन जो लॉक इन है 54F में वो 3 साल का है, वो 3 साल का है। थैंक यू सर। इन केस ऑफ लेट फाइलिंग, सर लेट फाइलिंग नहीं, आप अपडेटेड रिटर्न का, आपका सवाल सुरेश जी अपडेटेड रिटर्न का है, लेट फाइलिंग का नहीं है सर। लेट फाइलिंग में कोई लेट फीस नहीं है, लेट फाइलिंग में 5,000 रुपए की लेट फीस है, वो भी अगर 5 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेट फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न। अगर 31 दिसंबर की अगर आप बात फाइल करते हैं तो 31 मार्च 2026 तक 25% एक्स्ट्रा होगा, और 26 से लेके 27 के बीच के अंदर 50% एक्स्ट्रा होगा। तो एक क्वेश्चन था सर उसके रिगार्डिंग, सर तो इसमें जितना अमाउंट विड्रॉल किया है वो सारा अमाउंट 54 लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में डाल देंगे। सॉरी, और कहाँ जो डाल हमारे देंगे? लॉन्ग टर्म सर अगर आप रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न में स्पेसिफिकली इसका भी कॉलम बना हुआ है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सुरेश जी। तो मेरे को लगता है जो क्वेरीज थी सारी मेंबर ने चैट बॉक्स में डाल दी और आपने सबका रिप्लाई भी दे दिया। स्टिल अगर कोई 1-to-1 पूछना हाँ चाहे, जी हाँ, एनी अदर मेंबर एनी क्वेरी इधर रेज योर हैंड और मेंशन इन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आई विल आंसर हाँ। आई विल आंसर। हाँ जी हाँ जी। मेरी लेकिन सभी मेंबर से सर एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज एक बार के लिए अगर आपका कोई भी मुद्दा है, कोई भी सवाल है, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड है, एक बार वो सेक्शन जरूर पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए सर। 99.99% आपको आंसर मिल जाएगा सर, वहीं मिल जाएगा सर। और रिटर्न से अगर रिलेटेड है, प्रॉब्लम क्या है, जब से सॉफ्टवेयर आए हमने रिटर्न्स का फॉर्म पढ़ना ही बंद कर दिया, देखना ही बंद कर दिया। थोड़े दिन पहले फॉर्म मेरे पास एक क्यूरी आई, 194 LBA के अंदर TDS कटा है। मैंने कहा जी पास थ्रू एंटिटी वाला, मैंने हाँ, कहते ये इनकम कहाँ ऑफर करेंगे। मैंने आपने एक बार फॉर्म तो देखा, आपने एक बार? नहीं सर फॉर्म तो नहीं देखा। मैं कहा फॉर्म खोली तो सही आप, फॉर्म तो बाद में जाइए आप, सेक्शन 115 UA UB UC ये सारी जो सीरीज है एक बार आप ये पढ़िए क्या कहती है। उन्होंने पढ़ा मेरे सामने ही, उन्होंने बोला कि जी ये कहते हैं रिस्पेक्टिव हेड में। इसका मतलब है ना रिस्पेक्टिव हेड में होगा, तो अगर रिस्पेक्टिव हेड में होगा तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ने अपने रिटर्न में कुछ ना कुछ तो इसका ऊपर चेंज किया होगा, होना चाहिए। खोलिए, जब खोला तो उसमें बकायदा एक लाइन आइटम नजर आ गई, ये है, प्लस एक शेड्यूल अलग से भी था उसका। तो मैं कहा आप दोनों भरेंगे तो बात बन जाएगी। तो मेरी हम्बल सजेशन सभी मेंबर से यही है कि प्लीज, हमारी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंसी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इतनी डिपेंडेंसी भी मत रखिए कि हम जो लॉ पढ़ने की हमारी जो काबिलियत है, हमारी खासियत है, वो हम उसको छोड़ दें कहीं ना कहीं। बिकॉज हमारी पहचान सॉफ्टवेयर से नहीं है आज भी, सॉफ्टवेयर आर ओनली टूल्स टू हेल्प अस, राइट। अल्टीमेटली हमारी पहचान आज भी लॉ से। जैसे आज 112A का सवाल उठा है ना, अचानक दिमाग में आया यार ये क्यों नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा सर लॉ पढ़ लेते क्या है। तो 112A कहता भाई मैं तो दूंगा नहीं, लेकिन 111 कहता मैं दूंगा। तो जहां तक 5 जुलाई ऑनवर्ड की चेंज की बात है, 112 नहीं मिलेगा, वो शुरू से नहीं मिलेगा। 5 जुलाई से बाद क्या हो, जुलाई से पहले क्या हो सकता है, आपने रिटर्न में भर दिया हो, यूटिलिटी ने ले लिया हो, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग वो गलत कर दें, प्रोसेसिंग में भी गलती हो जाती है, बाद में 154 का नोटिस आ जाए, तो लॉ जो है वो वैसे ही रहेगा, लॉ वैसे ही रहेगा। सर एक सर अंकित जी ने पॉइंट रेज किया है इन चैट बॉक्स। सर पेज नहीं है पर मेरा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन वो जनरली मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप अपने सिर्फ क्लाइंट्स के लिए या जो मेरे एक्स एम्प्लॉइज हैं या जो उनके एम्प्लॉइज हैं क्लाइंट्स के लिए, उनके लिए हमने बनाया हुआ है, हमारी फर्म का ही है, जहाँ पे हम अपडेट्स डालते रहते हैं। पर वो मैं बहुत रेगुलरली नहीं डालता, सिर्फ वही डालता हूँ जो कहीं ना कहीं मेरे क्लाइंट्स को मतलब, क्योंकि देखिए अपडेट तो रोज रोज रोजमर्रा पे आते हैं,
सारे अपडेट्स क्लाइंट के मतलब के भी नहीं होते, सारे अपडेट्स हमारे मतलब के भी नहीं होते, तो हम केवल वो वाले अपडेट डालते हैं। बाकी अगर कोई सर एक ग्रुप मेरा बनाना है सिंगल पॉइंट है, तो आप किसी ग्रुप में ऐड कर सकते हो। अगर हितेश जी ने कोई ग्रुप बना रखा है मैं वहाँ ऐड हो सकता हूँ, आई कैन आंसर फ्रॉम देयर। सर एक जनरल पॉइंट है मेरा। जी जैसे आपका प्रोफाइल पढ़ रहे थे, चलो आपने अभी लॉ के रिलेटेड तो बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन दे दी आईटी के ऊपर, फॉर्म्स के ऊपर। तो आपने कहा, जैसे आपके प्रोफाइल में था कि आप आईटी मैन भी कहते हैं, तो उस पर थोड़ा ज्यादा आईटी का रोशनी डालिए मतलब, कि आईटी हम का मतलब कैसे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली सर, नॉट आईटी इनकम आईटी टैक्स। हाँ जी, इंफॉर्मेशन मेरा टेक्नोलॉजी कह मेरा रहा हूँ कि पैशन हम। है, इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरा पैशन है। ओके। मैं इनफैक्ट आईटी के टॉपिक्स पे भी बोलता हूँ, एक्सेल पे भी बोलता हूँ, और भी क्लाउड पे भी बोलता हूँ, कई चीज़ों पे बोलता हूँ मैं, तो इसलिए वो वेरी मेरा गुड, पैशन है मेरा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए सर, मेरे को लगता है क्वेरी सारी आंसर हो गई है। कोई क्वेरी मैं डेफिनेटली सुरेश पीपीटी, जी। मैं इस सेमिनार की जो पीपीटी है मैं हितेश जी के साथ शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट अभी अगले 5-7 मिनट में ही शेयर कर दूंगा मैं, तो हितेश हाँ जी आप सबको जो है आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सुरेश जी, आप मुझे काइंडली मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मैंने अब अपना वन टू नंबर वन, व्हाट्सएप कर दिया। अब वन टू मैं वन आपको वन टू वन मेरे लिए देखिए, वन टू किसी वन भी। भेजना मुश्किल है, मैं हितेश जी को दे हाँ दूंगा, और देन हितेश जी आगे सर्कुलेट कर सकते हैं। यस, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसको पीपीटी चाहिए होगी मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने अपना नंबर जी चैट बॉक्स में डाल दिया। जी जी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम इन सच क्रूशियल इनफैक्ट टाइम। एक आप एक एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर, एक सेकंड होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए सर, शायद हाँ मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, रुकिए चैट विंडो में डाल देता हूँ। ये ऑलरेडी हमारी अपनी जो फर्म की वेबसाइट है उस पर होस्टेड है। ये मैं लास्ट मई में होस्ट करी थी, लेकिन जो की स्लाइड्स हैं वो ज्यों की त्यों ही हैं। एक दो स्लाइड में चेंज आ गया, जैसे ई फाइलिंग पोर्टल उस वक्त अपडेटेड नहीं था, तो वो शायद स्लाइड अपडेटेड ना हो। अदर देन दैट सारी स्लाइड्स वही की वही हैं। तो आप ये, मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी अपनी वेबसाइट के ऊपर होस्टेड है। एकदम से मेरे को स्ट्राइक किया कि हाँ ये शायद मैंने होस्ट की हुई है, तो आप बाकी वहाँ से मेरे भी पास डाउनलोड है, कर अगर सकते हैं। मेरे पास, हमारे पास सर भेज देंगे तो आप मुझसे भी ले सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। मैंने ऑलरेडी चैट विंडो में डाल दी, मैं आपको भी अलग से भी दे दूंगा। हाँ जी, हाँ हाँ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आपने इतने बिजी शेड्यूल में जुलाई के महीने में टाइम स्पेयर किया, आपका थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सभी सर। मेंबर्स का भी धन्यवाद जिन्होंने अटेंड किया फॉर देयर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।